अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम भंगी, तमाम चरसी, तमाम नशई ठीक ठाक होंगे, सेहत याब होंगे। भंगी चरसी नशई इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ पढ़ के अपनी बैंड बजाई होती है, तो खुदारा खौफ किया करें अपनी सेहत का, अपने दिमाग का, अपने फिजिकल हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा करें। ठीक है। तो वो मैं नशई भंगी चरसी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिलीव मी, जिस जिस तरह के बच्चों के मैसेजेस आते हैं या जो जो क्वेरीज आती है ना बच्चों की, मेरा दिल करता है कि मैं इनको ना कुछ कहूँ बल्कि मैं खुद जेन्युइनली किसी नशे पर लग जाऊँ। ठीक है। तो बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी, गप्पे चलती रहेंगी। साथ साथ आप जानते हैं हम 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस कर रहे हैं अपने एमडी कैट के पेपर के लिए, और ख़ास तौर पर इस एक्सरसाइज में जो कि हमारे पास 101 टू 125 है, इसमें हम खास तौर पर जो प्रेपोजिशंस करने वाले हैं वो बेटे आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर इसके यहाँ पर इस टाइम के साथ इन आना है, इस टाइम के साथ बाय आना है, इस टाइम के साथ टिल आना है, फ्रॉम आना है, अनटिल आना है, एट आना है, ओन आना है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके सारे टाइम ऑफ जो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है या टाइम से रिलेटेड जितने भी प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस है ना, वो सारे आपके ये प्रेपोजिशन टेस्ट 5 और टेस्ट 6 में डाल दिए हैं। तो अगर आप प्रेपोजिशन टेस्ट 5 और टेस्ट 6 की डिस्कशन को अच्छे से देख लेते हैं तो बिलीव मी आपके प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के जो सारे के सारे रोले हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि 101 से। द एनिवर्सरी फंक्शन विल बी हेल्ड डैश 15 मार्च। अब देखें, अगर यहां पर सिर्फ मार्च लिखा हुआ होता ना तो आप समझ जाएं कि हम मंथ के लिए, हम ईयर के लिए, हम सेंचुरी के लिए, यानी कि जो भी हमारे पास बड़ा टाइम पीरियड होता है ना, या इसके साथ हमारे पास अगर सीजन हो तो हम उसके लिए बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम इनके लिए यूज करते हैं इन का। लेकिन अगर हम डेट की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक डेट की बात कर रहे हो या स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हो, तो फिर आपने याद रखना है हम उनके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। जैसे हमारे पास यूज होता है, हम बोलते हैं ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, यहाँ बोलेंगे ऑन 15th, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ऑन 15th मार्च, ऑन 5th जुलाई, ऑन 14th अगस्त, ऑन 23rd मार्च। तो यहाँ पर 15 की वजह से हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, ऑन यूज होगा। तो हम ईयर के लिए, सेंचुरी के लिए, सीजन के लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। जैसे हम बोलते हैं इन 2026, हम बोलते हैं इन मार्च, इन अप्रैल। इसी तरह बोलेंगे हमारे पास यूज होता है इन 12th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, इन 30th सेंचुरी। इसी तरह हमारे पास होता है इन द समर, इन द ऑटम, इन द स्प्रिंग। तो ये हमारे पास टाइम के लिए क्या यूज होता है बेटे, इन यूज होता है, याद रखिएगा। और एग्जैक्ट टाइम के लिए, जो घड़ी का एग्जैक्ट टाइम होता है ना, जो घड़ी के टाइम की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो घड़ी के एग्जैक्ट टाइम के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं एट 5 PM, एट 6 PM, एट 7 PM। ठीक है। तो हम घड़ी के टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि डेज के मुख्तलिफ जो ड्यूरेशन होते हैं या मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं, औकातकार होते हैं, हम उनके लिए डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जैसे हम मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग बोलते हैं, हम इवनिंग के लिए इन द इवनिंग बोलते हैं, इन द आफ्टरनून बोलते हैं। लेकिन हम नून के लिए बेटे क्या बोलते हैं, एट नून बोलते हैं। ऐसे होता है ना हमारे पास। हम नाइट के लिए क्या बोलते हैं, एट नाइट बोलते हैं। इसी तरह हम मिड नाइट के लिए भी क्या बोलते हैं, एट मिड नाइट बोलते हैं। अदरवाइज और इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं दिन के हिस्सों के, जैसे देखें हमारे पास एट डॉन, डॉन आप जानते हैं हम सुबह सवेरे को बोलते हैं। शाम को हम क्या बोलते हैं, डस्क, तो हम क्या बोलते हैं, एट डस्क। जो दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम रखे जाते हैं खास तौर पे, हम उनको उनके साथ क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। अदरवाइज हम मॉर्निंग के साथ या इवनिंग के साथ या आफ्टरनून के साथ बेटे क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो ये जब आप बोलते हैं ना प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, तो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के लिए आपके पास इतना सारा कुछ है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर आप यही टेबुलर फॉर्म में, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में टेबुलर फॉर्म में बताया, अगर आप उसको अच्छे से रट लेते हैं, अच्छे से पल्ले बांध लेते हैं, तो बिलीव मी पेपर में आप नशई भंगी चरसी नहीं बनने वाले, बल्कि क्वेश्चन का अच्छे से क्या करने वाले हैं, अच्छे से आंसर करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास चलेगा क्वेश्चन 102, और 102 में हमारे पास आई हैव बीन टू दिस पार्टी। अब जैसे हम पढ़ते ना हैव बीन, तो फौरन आपके दिल में आ जाना चाहिए कि जैसे ही हैव बीन आएगा, इसका मतलब सेंटेंस में हमारे पास या तो सिंस यूज होने वाला है या फॉर यूज होने वाला है। अगर आप बोलेंगे ना फॉर,
तो 4 का मतलब हमारे पास क्या होता है, ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं, टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं, और स्टार्टिंग टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टार्टिंग टाइम के लिए बेटे हम सिंस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर जनवरी है, यानी कि ये काम कब से होता आ रहा है, मैं इस पार्टी में कब से हूँ, तो इसका मतलब मैं जनवरी से हूँ, इसका मतलब हम स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं, तो स्टार्टिंग टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, अल्फा यूज होगा। उसके बाद हमारे पास है 103, द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी सेंड टू देयर पेरेंट्स डैश द एंड ऑफ द वीक। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इसको मैं स्टार कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आपने जब भी कोई डेडलाइन बनानी होती है ना, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आप उसके लिए बाय के साथ टाइम लिखकर क्या बनाते हैं, डेडलाइन बनाते हैं। मतलब आपने कुछ भी डेडलाइन बनानी है, किसी भी चीज के, किसी भी काम के लिए आपने डेडलाइन बनानी है, तो डेडलाइन के लिए आपके पास क्या आता है, बाय आता है। जैसे फर्ज करें मैं आपको बोलता हूं कि सबमिट योर होमवर्क बाय फ्राइडे। अब मैं फ्राइडे के साथ जब बाय लिखूंगा ना, तो फ्राइडे के साथ बाय लिखने का मतलब क्या है कि फ्राइडे इज योर डेडलाइन और आपको फ्राइडे तक ये काम करना है। या जैसे मैं बोलता हूं पे योर बिल बाय मिडनाइट। वैसे तो मिडनाइट नाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम चूंकि उसका क्या बना रहे हैं, हम उसके लिए डेडलाइन बना रहे हैं कि मिडनाइट तक आपको ये बिल जमा करवाना है। इसी तरह यहां पर क्या होगा बेटे, बाय द एंड ऑफ द वीक के आखिर तक ये काम होना है। जब भी आप डेडलाइन बनाते हैं तो आप याद रखिएगा बाय के साथ क्या मेंशन करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं। आप मंथ लिख सकते हैं, ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे बाय टुमारो, जैसे हम बोलेंगे बाय नेक्स्ट मंथ, जैसे हम बोलेंगे बाय द डेडलाइन, जैसे हम बोलेंगे बाय देन, तब तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब भी आपने डेडलाइन बनानी होती है ना, तो आपने याद रखना है डेडलाइन के लिए आप क्या करेंगे, डेडलाइन के लिए आपने कौन सा वर्ड लिखना है, डेडलाइन के लिए बाय का वर्ड लिखना है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है 104 में है जी हमारे पास बेटे, माई फादर इंस्ट्रक्टेड मी टू रिटर्न फ्रॉम द पार्टी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि घड़ी के टाइम के लिए आपने हमेशा क्या यूज करना है, एट यूज करना है। लेकिन जब हम डेडलाइन बना रहे हैं, अगर ये होता ना कि मेरे वालिद ने मुझे कहा कि 8 बजे तुमने वापस आना है, तो 8 बजे वापस आने के लिए अगर ये होता ना कि एग्जैक्ट टाइम 8 बजे ही वापस आना है, तो फिर हम इसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते, एट यूज करते। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ये सेंटेंस है, माय फादर इंस्ट्रक्टेड मी टू रिटर्न फ्रॉम द पार्टी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपने पार्टी से वापस आ जाना है, और कब तक वापस आ जाना है, बाय 8 o'clock, आपने 8 बजे तक वापस आ जाना है। यानी कि हम यहां पर क्या बना रहे हैं, यहां पर हम डेडलाइन बना रहे हैं, और डेडलाइन बनाने के लिए अभी हमने क्या कहा कि डेडलाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाय का वर्ड लिखते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिएगा बाय का, द चिल्ड्रन विल हैव रिटर्न होम। बच्चे वापस आए होंगे, आ चुके होंगे, कब तक आ चुके होंगे जी, 6 PM। अब हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि बच्चे 6 बजे वापस आएंगे, बच्चे 6 बजे वापस आएंगे तो हम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं कि बच्चे क्या करे होंगे, बच्चे 6 बजे तक वापस आ चुके होंगे। हम यहां पर डेडलाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम डेडलाइन बना रहे होते हैं तो आपने याद रखना है कि हम यहां पर एट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पर टेक्निकली भी याद रखिएगा, जैसे आपके बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन आ जाएगा फौरन यहाँ पर खास तौर पर कि सर बाय 6 PM, एट 6 PM भी तो हो सकता है ना कि बच्चे 6 बजे वापस आ चुके होंगे। तो ये याद रखिएगा, खास तौर पर जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है ना, जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ टाइम मेंशन करते हैं तो आपने याद रखना है, आपने उसको एट के साथ मेंशन नहीं करना, आपने बेटे उसको किसके साथ करना है, बाय के साथ करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ टाइम लिखने का मतलब ये होता है कि हम फ्यूचर के एक्शन के लिए क्या बना रहे हैं, डेडलाइन बना रहे हैं। तो इसलिए हम यहां पर बाय लिखेंगे, हम एट नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन 106, आर स्कूल अनाउंस्ड अ प्राइज। अभी हमने क्या कहा कि किसी स्पेसिफिक दिन के लिए कोई खास दिन अगर हमारे पास हो, जैसे देखिए यहां पर एनुअल डे लिखा हुआ है, यहां पर ईद भी हो सकता था, ठीक है। यहां पर जैसे हम बोलेंगे ईद है, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, जैसे हमारे पास यहां पर कॉलेज का स्पोर्ट्स डे भी हो सकता है, ठीक है। जब हम किसी खास दिन की बात कर रहे हैं ना, जैसे हम स्पोर्ट्स डे की बात कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं,
इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर एनुअल डे की बात की, तो याद रखिएगा जब भी हम कोई इवेंट, स्पेशल ओकेजन, स्पेशल डे, स्पेसिफिक डे की बात करेंगे ना, तो आपने याद रखना है आप उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन बेटे यूज करेंगे। आप उसके लिए ऑन यूज करेंगे। ऑन द एनुअल डे होगा, ऑन ईद होगा, ऑन क्रिसमस होगा, ऑन स्पोर्ट्स डे होगा, ऑन इंडिपेंडेंस डे होगा। जब भी आपने कोई ओकेजन, कोई इवेंट, कोई स्पेसिफिक डे, कोई फिक्स डे की बात करनी है, तो आपने बेटे उसके लिए क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या आएगा, ऑन एनुअल डे आएगा। उसके बाद है 107 डैश द टाइम पुलिस रीच्ड द थीफ हैड लेफ्ट द प्लेस। देखें जब आपके सेंटेंस में एक, अब देखिए ना दोनों काम किस में हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, लेकिन जब एक पास्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनेट होता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है, तो इसका क्या मतलब है कि एक काम के पहले दूसरा काम हो गया। जैसे अगर आपको याद हो, आप 8-9 क्लास में थे और 10th क्लास में थे, तो आप एक ग्रामर में से एक क्वेश्चन पढ़ा करते थे। बच्चों को तब समझ नहीं आती, हम भी जब छोटे थे तो हमें नहीं समझ आती थी, बाद में हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई। वो सेंटेंस हमारे पास कुछ यूं हुआ करता था कि हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका था। अब हमारा स्कूल पहुंचना बाद में है और चपड़ासी का घंटी बजाना क्या है, पहले है। तो हम चपड़ासी की घंटी बजाने को किस में ट्रांसलेट करते थे बेटे, पास्ट परफेक्ट में, और अपने स्कूल में जाने को किस में ट्रांसलेट करते थे, पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहां पर भी सेम है, कहता पुलिस के पहुंचने से पहले चोर जो था वो उस जगह से चला गया था, वो चोर वहां से फरार हो चुका था, जा चुका था। तो यहां पर हम पुलिस के पहुंचने से पहले की चूंकि बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, बिफोर द टाइम पुलिस रीच्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। और याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में पास्ट में दो काम हो रहे हो ना, तो अगर तो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो फिर तो हम पास्ट इंडेफिनेट लिखते हैं, या पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटीन्यूअस लिखते हैं। लेकिन अगर एक पहले और एक बाद में हो रहा हो तो फिर हम पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास 108 द एनुअल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट डैश द फर्स्ट वीक, ठीक है, ऑफ मार्च एंड एंड डैश द 5th। याद रखिएगा जब भी काम एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट का डेडलाइन हमें दिया होता है, तो हमने क्या लिखना होता है, देखें या तो हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम बनाते हैं फ्रॉम का टू के साथ, ठीक है, या याद रखिएगा हम बनाते हैं फ्रॉम का बेटे किसके साथ, टिल के साथ। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि इस टाइम से स्टार्ट होगा यहां तक चलेगा, इस टाइम से स्टार्ट होगा यहां तक चलेगा। तो यहां पर हमारे पास जो चलेंगे ना, द एनुअल एग्जामिनेशन विल स्टार्ट, अब वो स्टार्ट के लिए तो डेफिनेटली हमने फ्रॉम लिख दिया। ठीक है, अब काम क्या है, 15th तक रहना है, 15 मार्च तक ये जारी रहना है। और जब कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन होता है ना, कि जब एक डेट से दूसरी डेट तक काम जारी रहना है, काम चलते रहना है, ऑन गोइंग सिचुएशन है, तो फिर आपने याद रखना है बेटे आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करते हैं टिल। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एंड टिल द 15th। जब भी आपने इस तरह लिखना है, लेकिन अगर फर्ज करें अगर सिर्फ ये होता मार्च टू अप्रैल, तो आप जानते हैं फिर हम क्या लिखते, फिर हम लिखते फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। ठीक है, हम यहाँ पर फिर इस तरह लिख देते। लेकिन अभी चूंकि ऑनगोइंग सिचुएशन है, एक डेट से काम शुरू होना है, दूसरी डेट तक एग्जाम जारी रहने हैं, काम जारी रहना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम और टिल लिखेंगे। एवरीवन शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ, और आप याद रखेंगे टेक केयर के लिए हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑफ, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम फोन्ड के साथ क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। होता है ना हमारे पास फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, हम इस वर्ड के साथ ये वाला प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जैसे ऑफ तो बहुत सारे वर्ड्स के साथ यूज होता है, फोन्ड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है, हम पढ़कर आए हैं, हमारे पास टाइड ऑफ होता है, हम पढ़कर आए हैं, हमारे पास अफ्रेड ऑफ होता है, अफ्रेड फॉर भी होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने कहा हमारे पास अवेयर ऑफ होता है, ये मोस्ट कॉमन वर्ड जो मैं आपके पास लिख रहा हूं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जहां पर भी टेक केयर होगा, तो टेक केयर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, ऑफ यूज होगा। वी शुड सिट एट दिस प्लेस डैश अ व्हाइल, जब आप बोलते हैं ना कोई भी काम के ड्यूरेशन के लिए कि हमें थोड़ी देर ये काम करना चाहिए,
तो ऐसी सूरत में हम ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम बता रहे होते हैं। तो जब आप पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन बता रहे होते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं हमें उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, फॉर का प्रेपोजिशन यूज करना है। अदरवाइज अगर हम स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं तो फिर हमें क्या यूज करना होता है, फिर हमें सिंस यूज करना होता है। जैसे देखिए हम बोलते हैं फॉर अ वाइल, हम बोलते हैं फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, हम बोलते हैं फॉर मैनी ईयर्स, फॉर सम ईयर्स। तो जब हम ड्यूरेशन और पीरियड बताएंगे तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, हमने फॉर यूज करना है। उसके बाद है जी द बैगर वेंट डैश डोर टू डोर। तो जब आप टू की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखना है हम टू के साथ किसका पेयर बनाते हैं, हम फ्रॉम का बनाते हैं, फ्रॉम डोर टू डोर। ये बिल्कुल इसी तरह ही होता है। 2-3 एक्सप्रेशंस आपके पास बड़े मजे के होते हैं। जैसे हम फ्रॉम डोर टू डोर के साथ बोलते हैं फ्रॉम हेड टू टो, हम बोलते हैं सर से लेकर पांव तक, हम इसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, फ्रॉम हेड टू टो। इसी तरह हम बोलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम बोलते हैं यार ऊपर से लेके नीचे तक सब ही करप्ट है, तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी तरह हम बोलते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश का मतलब क्या है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक ऐसा ही रहा, ऐसा ही हुआ। तो ये एक्सप्रेशन जितने भी है ना इनके लिए हम फ्रॉम टू यूज करते हैं, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो मैं आपको हमेशा से ये कहता हूँ कि प्रेपोजिशन के डिस्कशन का मकसद ये होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि बेटे फ्रॉम डोर टू डोर आना है। आपको एक चीज के साथ 2-3 चीजें बताने का मकसद ये होता है कि ये जो हमने 400 MCQs करने हैं ना, अगर मैं आपको हर एक के लिए 4 नई चीजें भी बताता हूँ ना, तो बिलीव मी ये 1600 प्रेपोजिशन है जो मैं आपके अंदर ठूस रहा हूँ, इंड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद किताब का इंट्रोडक्शन भी लाजमी है। ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं आपके पास ये सारी की सारी QR कोड के साथ आपको मिलेंगी इस बुक में, और जितने भी ग्रामर के हमारे लेक्चर्स हैं, जितनी भी ग्रामर की थ्योरी है वो भी आपको सारी की सारी इसमें मिलेगी। एंड बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बुक ऑन ग्रामर इन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द देखिएगा, बहुत जल्द देखिएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे अल्लाह पर बड़ा यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर बड़ा यकीन है और अपनी मेहनत पर बड़ा यकीन है, और मुझे इस बात पर यकीन है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आई रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस बुक, और मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे किसी सूरत भी इसमें नाकाम नहीं करेगा। एंड दिस बुक इज़ गोइंग टू बी द टॉप एंड नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर बुक इन पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। जल्दी से ले लें, अगर आपने नहीं ली पीछे ना रह जाइएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन 112 पे। माई ब्रदर डज नॉट लाइक टू ट्रेवल बाय कार डैश नाइट। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास नाइट है, हम नाइट के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, ठीक है। एट नाइट होता है, एट मिडनाइट होता है, एट डॉन होता है, एट डस्क होता है, एट द मोमेंट होता है। लेकिन इसके साथ आपने याद रखना है हम मॉर्निंग के लिए नहीं यूज करते हैं, आफ्टरनून के लिए नहीं यूज करते हैं, इवनिंग के लिए नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ये मैं सारी बातें आपको 101 में बता के आऊँ सबसे पहले MCQs में। तो नाइट के लिए हमें बेटे क्या लिखना है, एट लिखना है। और वी स्टार्टेड दिस वर्क डैश अप्रैल। हमने ये काम स्टार्ट किया था, और कब स्टार्ट किया था, अप्रैल में। भी मैंने आपको बताया अगर आप मंथ लिख रहे हैं, अगर आप ईयर लिख रहे हैं, अगर आप सेंचुरी लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप ईयर लिख रहे हैं, अगर आप सेंचुरी लिख रहे हैं, तो या आप कोई सीजन लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, इन अप्रैल होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 114, व्हाट डज शी नो डैश हर मदर। ठीक है, याद रखिएगा जब आप बोलते हैं व्हाट डज शी नो डैश हर मदर, तो आप याद रखिएगा नो के साथ ना आपके पास 2 प्रेपोजिशन यूज होते हैं। नो अबाउट भी होता है और नो ऑफ भी होता है। नो अबाउट भी होता है और नो ऑफ भी होता है, ठीक है। जब आप किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं जानते होते ना, और उसके बारे में ही बाखबर नहीं होते, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब आप बिल्कुल किसी चीज को पहली दफा जान रहे होते हैं, जब आप उसकी एग्जिस्टेंस, उसके वजूद को पहली दफा जानते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, नो ऑफ। लेकिन जब आप किसी को जानते होते हैं और उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन या डिटेल की बात करते हैं ना, तो फिर आपने याद रखना आप क्या लिखेंगे,
नो अबाउट लिखेंगे। जैसे देखिए किसी के लिए भी उसकी जो वालदा है, ठीक है, हर मदर, उसकी जो वालदा है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी वालदा के एग्जिस्टेंस के बारे में पहली दफा बात तो नहीं करोगे ना, आप अपनी वालदा के एग्जिस्टेंस को तो जानते हो, आपने उनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल की बात करनी है। तो ऐसी सूरत में आपने नो ऑफ नहीं लिखना बेटे, क्या लिखना है, नो अबाउट लिखना। याद रखिएगा दोनों प्रेपोजिशन होते हैं, नो अबाउट भी होता है, नो ऑफ भी होता है। उसके बाद हमारे पास है बेटे क्वेश्चन 115, और 115 कहता है जी एलेक्स हैज 5 years ऑफ एक्सपीरियंस डैश इंग्लिश टीचिंग। जब भी आप किसी चीज में एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपने याद रखना है आपने उसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, इन यूज करनी है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप एक्सपीरियंस की जगह पर अगर वर्ड लिखेंगे ना स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट के लिए भी आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इन यूज करना है। स्पेशलिस्ट इन होता है। इसी तरह हम बोलते हैं शी हैज या ही हैज स्किल इन, तो हम स्किल के लिए भी बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। इवन हमारे पास करियर का वर्ड यूज होता है तो करियर के लिए भी हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इन। और अगर हम बात करते हैं ना कि वो फलां बैकग्राउंड से है, उसका बैकग्राउंड मैथ का है, उसका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश ग्रामर का है, तो हम बैकग्राउंड के लिए भी बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो हमारे पास एक्सपीरियंस इन होता है, स्पेशलिस्ट इन होता है, स्किल इन होता है, करियर इन होता है और बैकग्राउंड इन होता है। इन सब के साथ हमने जब हम फील्ड, सब्जेक्ट और डोमेन की बात कर रहे होते हैं तो हमने बेटे क्या यूज करना होता है, इन यूज करना होता है। उसके बाद हमारे पास 116 शी ऑलवेज बूस्ट, और बूस्ट आप जानते हैं हमारे पास फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, पक्की ठुकी प्रेपोजिशन है। बूस्ट के साथ आपने हमेशा क्या यूज करना है, ऑफ यूज करना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्राउड के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। दोनों का मीनिंग भी तकरीबन सेम है, प्राउड ऑफ होता है, बूस्ट ऑफ होता है, तो दोनों का मीनिंग भी तकरीबन सेम है। उसके बाद है जी सोफिया इज लिविंग डैश अ स्मॉल हट, वो स्मॉल हट में रह रही है। तो याद रखेंगे जब आप किसी प्लेस के अंदर रह रहे होते हैं, जब आप किसी प्लेस के अंदर की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। सोफिया इज लिविंग इन अ स्मॉल हट। जब भी आप इनक्लोज्ड स्पेस की बात करेंगे और आप इनक्लोज स्पेस के अंदर की बात करेंगे तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, हम उसके लिए इन यूज करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास कैन आई बोरो 1500 रुपीज डैश यू। ये तो आसान तरीन है, बोलने में भी ऐसा होता है क्या तुमसे मुझे 1500 रुपये उधार मिल सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम। कैन आई बोरो 1500 रुपीज फ्रॉम यू, क्या तुमसे मुझे 1500 रुपये उधार मिल सकते हैं। प्रिवेंटेड आप जानते ही हैं कि प्रिवेंटेड के साथ हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना होता है, फ्रॉम का। और प्रिवेंटेड के साथ जितने मिलते जुलते वर्ड्स हैं ना उन सब के साथ ही फ्रॉम का वर्ड यूज होता है। मैं आपको पहले भी बता कर आया हूँ, स्टॉप के साथ भी क्या यूज होता है, फ्रॉम यूज होता है। जिस तरह प्रिवेंटेड फ्रॉम होता है, स्टॉप फ्रॉम होता है, इसी तरह प्रोहिबिट के साथ भी हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, फ्रॉम यूज होता है। जैसे प्रोहिबिट है, प्रिवेंट है, इसी तरह हमारे पास बेटे क्या है, रिफ्रेन। इन सब के साथ आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, फ्रॉम यूज करना है। उसके बाद हमारे पास है एंग्री, और एंग्री के लिए आप याद रखेंगे आपके पास 3 प्रेपोजिशन यूज होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन के साथ नाराज हैं, ठीक है, किसी पर्सन पर आपकी नाराजगी है, आपको गुस्सा है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, एंग्री विद, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, कोई पीपल है। उसके बाद अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी के ओपिनियन से, अगर आप किसी के इवेंट से, अगर आप किसी के व्यू से, ठीक है, अगर आप किसी के रिमार्क्स पे, किसी के कमेंट पे नाराज हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, एंग्री एट यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक पर या किसी इशू पर, किसी मसले पर परेशानी है ना, तो आप उसके लिए बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एंग्री अबाउट यूज करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर या किसी इशू पर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तीनों प्रेपोजिशन आपने याद रखनी है। आप देखें अगर यहाँ पर रानी लिखा हुआ होता ना, सिर्फ सेंटेंस होता माई टीचर गोट एंग्री डैश रानी, तो रानी के साथ तो फिर हम बगैर किसी शक के, बगैर किसी वजह के क्या यूज करते, विद रानी यूज करते। लेकिन है रानी रिमार्क्स, बात रानी की नहीं हो रही, बात रानी के रिमार्क्स की हो रही है,
तो जब हम कमेंट्स, पॉइंट ऑफ व्यू की किसी के रिमार्क्स के ऊपर, किसी के इवेंट या किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? हम एट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेटे क्या आएगा? माई टीचर गोट एंग्री एट रानीज रिमार्क। सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, आंखें खोल के, दिमाग खोल के पढ़ना है। उसके बाद है इसी तरह का नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिएगा, आई वॉज एंग्री डैश हिम। आप देखिए यहाँ पर किसके साथ एंग्री होने की बात हो रही है? यहाँ पर पर्सन के साथ एंग्री होने की बात कर रहे हैं। तो जब हम पर्सन के साथ एंग्री होते हैं तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? एंग्री विद यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पे देखिएगा तो तीनों बातें आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई वॉज एंग्री डैश। अब यहां पर आपने ये बिल्कुल नहीं देखना, आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए एंग्री के बाद, तो यहां पर आपने ये बिल्कुल नहीं देखना कि आप किसके साथ एंग्री है, आप किसके साथ नाराज हैं। जब भी आपके पास इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपने इन्फिनिटिव बनाने के लिए याद रखिएगा बेटे क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो पेपर में जिस जिस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मेरी कोशिश है कि हर वो क्वेश्चन जो पेपर में घुमा फिरा कर दिया जा सकता है वो आपकी आंखों के सामने से, आपकी नजरों के सामने से गुजर जाए। तो यहां पर याद रखिएगा ये बिल्कुल इसी तरह ही, और ये सिर्फ एंग्री के साथ नहीं होता, ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा। जैसे आप स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, आई एम हैप्पी टू हेयर, ही इज सैड टू नो, ही इज सरप्राइज टू सी, एंग्री टू हेयर, शॉक्ड टू फाइंड, ग्लैड टू मीट। जब भी टू के बाद आप ब्लैंक के बाद आप देख रहे होंगे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ब्लैंक के बाद, तो आपने याद रखना है ब्लैंक को फिल करने के लिए आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है बेटे? टू यूज करना है। उसके बाद 123 है, यू आर क्वालिफाइड डैश दिस जॉब। अब याद रखिएगा ये भी बड़ा मजे का है, आपके पास 2 प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, एक होता है क्वालिफाइड फॉर और एक आपके पास होता है क्वालिफाइड टू। क्वालिफाइड फॉर का मतलब होता है जब आपके पास जो काम, जिस काम की बात हो रही है ना, आपके पास उस काम की डिग्री है, आपके पास उस काम के क्रीडेंशियल्स हैं, आपके पास आप मतलब उस काम का जो क्राइटेरिया ना वो आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड फॉर बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी काम की इजाज़त मिल रही है ना, मतलब कोई ऐसा काम जिसके लिए क्रीडेंशियल और डिग्रीज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको वो काम करने की इजाज़त मिल रही है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड टू बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा जॉब, अब जॉब की इजाज़त तो कोई नहीं मिलेगी ना जब तक आपके पास उसके क्रीडेंशियल्स नहीं होंगे, डिग्रीज नहीं होगी, आप उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्वालिफाइड टू दिस पोस्ट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। अगर परमिशन की सेंस में होगा ना किसी काम की, तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। आगे सेंटेंस आएगा आपको फौरन समझ में आ जाएगी। और फिर यहाँ पर एक और बात भी आपने याद रखनी है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आप इसको टेक्निकली इस तरह देख सकते हैं कि आई एम नॉट क्वालिफाइड डैश टीच दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और अगर हमारे ध्यान में कहीं पर आ भी जाए कि यार सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तो डिग्री चाहिए, सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तो क्रीडेंशियल चाहिए, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जहां पर ब्लैंक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपने फौरन समझ आना है कि आपको इन्फिनिटिव बनाने के लिए क्या चाहिए? टू चाहिए। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टीच दिस सब्जेक्ट, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाने की इजाजत नहीं है, याद रखिएगा। और यहां पर सबसे बड़ा जो कीवर्ड आपके पास रहेगा वो क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इन्फिनिटिव बनाने के लिए। उसके बाद है जी, ही क्वारल्ड विद मी डैश अ ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल आप जानती हैं किसी मामूली सी बात को, मामूली को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल बोलते हैं। ही क्वारल्ड विद मी डैश, जब ये क्वारल्ड विद का वर्ड यूज करेंगे ना तो याद रखिएगा आप इसके लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं, दैट इज ओवर। क्वारल्ड विद, और ये सिर्फ क्वारल के लिए यूज नहीं होता, आप क्वारल के साथ साथ अगर आप फाइट की बात करेंगे ना तो फाइट ओवर भी होता है। आप इसी तरह कहते हैं कि किसी ने मुझसे इस मैटर पर लड़ाई की, तो मैं क्या बोलूंगा? जैसे अगर मैं यहाँ पर क्वारल को फाइट के साथ चेंज कर दूं तो क्या बनेगा? ही फॉट मी डैश अ ट्रिवियल मैटर, तो यहां पर क्या आएगा? ओवर अ ट्रिवियल मैटर। और यहां पर अगर आपके पास आर्ग्यू का वर्ड होगा तो आर्ग्यू के साथ भी क्या आएगा? ओवर ही आएगा, ठीक है। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यू ओवर होता है। और ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम डिबेट करने के लिए भी कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ओवर यूज करते हैं। तो याद रखेंगे क्वारल ओवर होता है, उसके बाद फाइट ओवर होता है, आर्ग्यू ओवर होता है और डिबेट ओवर होता है। और इसी के साथ ही हमारी
हमारा जो प्रेपोजिशन टेस्ट 5 है वो ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपसे, नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। और जब भी आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज देखनी है तो उससे पहले इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपने डिस्कशन देखनी है। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जब तक आप पहले सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व करने के बाद डिस्कशन नहीं देखेंगे, तो बिलीव मी आप अपनी लर्निंग 10 टाइम्स कम कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और डिस्कशन देख रहे हैं तो आपकी लर्निंग क्या हो रही है, 10 टाइम्स बेहतर हो रही है। तो कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेना है। नशई भंगी चरसी बन के बैठे नहीं रहना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई बेटीज एंड बेटाज टिल preposition टेस्ट 6। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।